लोधी वंश में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आलम शाह बहलोल लोधी को सत्ता देता है और बदायूं चला जाता है और वहीं पे उसकी आगे जाकर मृत्यु हो जाती है। अब दिल्ली सल्तनत किसके अधीन हो गई? बहलोल लोधी के। लास्ट में लोधी शब्द लगता था, लोधी वंश की स्थापना कर दी। किसकी कर दी? लोधी वंश की स्थापना। तो ध्यान रखना है कि लोधी वंश की जो स्थापना की गई वो 1451 में की गई। स्थापना कब हुई? 1451 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? बहलोल लोधी ने की। जैसे कि उसका पहले बस पढ़ चुके हैं, आलम शाह इसको गद्दी पकड़ाता है और स्वयं बदायूं चला जाता है, तो दिल्ली सल्तनत पे लोधी वंश आ जाता है। तो इसी से हम पहला पढ़ेंगे, बहलोल लोधी। कौन आएगा? बहलोल लोधी। शासनकाल 1451 ईस्वी से, इसमें 38 जोड़ दो क्योंकि 38 वर्ष इसने शासन किया। कितना हुआ? 89 वर्ष। कब तक रहा? 1489 ईस्वी तक। 51 से लेकर 89 तक इसने क्या किया? कितने वर्ष रहा था? 38 वर्ष रहा था। कितने वर्ष रहा? 38 वर्ष। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे बड़ा कार्यकाल है या शासन काल है तो वो किसका है? बहलोल लोधी का। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासनकाल कितने वर्ष का? 38 वर्ष। ध्यान रहेगी बात। इसके अलावा प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक भी बोला गया। प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन? फिर बाद में आता है तो वो आता है शेरशाह सूरी, जो दोबारा से अफगान साम्राज्य को स्थापित करता। क्यों? क्योंकि ये भी अफगानी था और शेरशाह सूरी भी अफगान का था। इसके अलावा ध्यान रखना है कि गिल जाई जाति का बताया गया। इसे कौन सी जाति क्या है इसकी? गिल जाई जाति का है। दो बार राज्याभिषेक हुआ। जहां जहां मैंने ये बताया कि शासक का दो बार राज्याभिषेक हुआ, ध्यान रखना। क्वेश्चन बनता है कैसे कि निम्नलिखित में से किस शासक का राज्याभिषेक दो बार नहीं हुआ? तो एक बंदा मिलेगा उस ऑप्शन में जिसका दो बार नहीं होगा और बाकी तीन जिनके दो दो बार होंगे। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी पकड़ना सीख जाओ अभी से। तो दो बार राज्याभिषेक किया गया था इसका। बारबाग शाह जो कि इसका पुत्र था को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था मैं। लेकिन किसी कारणवश इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में इसी का दूसरा पुत्र सिकंदर लोधी क्या बना? उत्तराधिकारी। ध्यान रहेगा। बनाना किसको चाहता था?
बारबाग शाह को, लेकिन वक्त से पहले इसकी मृत्यु हो गई, तो फिर बाद में कौन बनता है 1489 में। और सिकंदर लोदी जब शासक बनता है तो ध्यान रखना इसकी एक 1504 में एक स्थापना की गई थी, जो आज भी है, जिसे हम कहते हैं मोहब्बत का शहर। बताओ, प्यार का शहर है, आगरा ही है। क्या है? आगरा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाई थी, जिसपे बाद में प्यार की छाप शाहजहां ने लगाई थी। तो लिख लेना इसको, इसके बाद में लेंगे सिकंदर लोदी। भारतीय इतिहास में गाजी की उपाधि लेने वाला कौन कौन है? देखो, पहला नंबर आता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? दूसरा बहलोल लोदी। और तीसरा बाबर। इतिहास उठा के देखोगे तो इन तीनों के उपाधियां ही हमें क्या मिलेगी? गाजी के नाम से। लिख लेना साइड में, क्वेश्चन बन जाता है कि किन शासकों ने गाजी की उपाधि धारण कर रखी है। अब तुम्हें यही पता है बाबर की, क्योंकि तुम्हें बताया ही अब तक बाबर गया था, लेकिन अब तुम्हें ध्यान रहेगा गयासुद्दीन तुगलक पहला था, बाद में इसके बहलोल लोदी ने ली, और फिर बाद में बाबर आया था, तब उसने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि ली थी। तो तीन उपाधियां हैं गाजी के नाम से। अब आगे लेंगे हम सिकंदर लोदी। एक सिकंदर यूनान का भी था। अब भाई बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन बन गया? कौन बना? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा 1489 से 1517 तक। देखो, 1517 में ही गले की बीमारी के कारण, ध्यान रखना ये चीज जहां इंपोर्टेंट है वहीं लिखा रहा हूं मैं स्पेशल, बाकी मृत्यु तो मैं बता ही नहीं रहा आपको। गले की बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी इसकी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई इसको गले का कैंसर था। क्या था? गले का कैंसर था, जिसकी वजह से 1517 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो शासनकाल कब से शुरू किया? 1400। और खत्म कब हुआ? कैसे? गले की बीमारी के कारण। आगे देखो, इसने अपने शासनकाल में एक बहुत अच्छा कार्य किया जो आज भी याद किया जाता है। 1504 में आगरा शहर को बसाया था। कौन सा शहर बसाया? अब 1506 तक तो दिल्ली रही राजधानी इसकी, अधिकतर दिल्ली सल्तनत वालों की दिल्ली थी, लेकिन इसने 1506 में
आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अब ध्यान रखना कि जैसे ही लोधी वंश खत्म होता है और मुगल आता है, तो मुगलों में भी आप पाओगे या तो उनकी राजधानी दिल्ली रही या फिर आगरा रही, या तो दिल्ली या आगरा। और आगरा को बसाने का काम किसने किया? सिकंदर लोधी ने 1504 में, और 1506 में इसको अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। अब भाई यहां आ गया, यहीं रह रहा है, और यहां रहते हुए इसने कई कार्य किए। मोहर्रम पर ताजिया निकालना बंद करवा दिया। ताजिया निकालना बंद किया। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि भाई वह कौन सा शासक था जिसने महिलाओं के दरगाह पर जाने पर पाबंदी लगा दी थी? चाचा जी थे। अरे कौन था? मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? नहीं पढ़ते, वास्तव में घर नहीं पढ़ रहे हो लोग। देखो, मोहर्रम पर ताजिया निकालना किसने बंद करवाया? सिकंदर लोधी ने। अब भाई मुसलमानों पे ये कहर बरपाया, तो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। हिंदुओं को कहा गंगा और यमुना में बैठाओ, नहाओगे नहीं तुम अब। तो गंगा यमुना में स्नान करना बंद करवा दिया। गंगा और यमुना में स्नान करवाना बंद कर दिया। देखो, यमुना के रास्ते ये जाता था कहां? आगरा। इसीलिए तो देखो बाद में शाहजहां ने लाल किला और जो ताजमहल बनवाया, वो दोनों यमुना के किनारे बनवाए, ताकि नदी के रास्ते आ सके और नदी के रास्ते जा सके। लेकिन धीरे धीरे यमुना क्या हो गई? अब छोटी हो गई। पहले लाल किले के पास से बहती थी, लाल किले को टच करते हुए बहती थी पहले। लेकिन अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ाई हमने हिंदुस्तानियों ने, वैसे वैसे नदी सिकुड़ती गई और नाला सा बन गया। आगे, अब जब ये आगरा में था, तो आगरा के पास में पड़ता मथुरा, और मथुरा में एक मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर। कौन सा मंदिर? उस ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया था इसने। तो मथुरा के ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया। तो मेरा एक क्वेश्चन फिर से है कि भारत में सबसे पहले हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए कार्य किया, उसको हमने बुत शिखर नाम दिया था, वो किस शासक को दिया था? अब इसने 30 इंच की एक नाप लागू की। पटवारी वाले ध्यान रखना भाई, पटवारी में पूछ लेता है कई बार। 30 इंच में पता नहीं उस समय क्या था, आज तो हम क्या बोलते हैं, 12 इंच में 1 फुट होती है। उस समय जो इसने नाम दिया वो था गज ए सिकंदरी। क्या नाम दिया? गज ए सिकंदरी के नाम से, जिसमें कितनी इंच होती है? 30 इंच। जबकि वर्तमान में 12 इंच को क्या बोलते हैं हमें? 1 फुट। गज ये होती है, इसमें 13 इंच होती है क्या? गज ये होती है, फिर यहां तक गज ये होती है, मीटर यहां तक जाता है।
इस कंधे से इधर चले जाओगे मीटर हो जाएगा, और यहाँ तक हो गज। तो इसमें गज में देखो देगा, एक दिन नाप के देखना कि 30 इंच आ रही है क्या, वो फिर बाद की बात है, लेकिन अपने को तो 30 इंच का देखना है ना। अब तू तो ये कहेगा कि सर 1 इंच ये होती है, लेकिन मैं तो 1 इंच इसको कहता हूं। 1 इंच में डिफरेंस इतना ही होता है, 1 इंच 2 इंच। अब तू एक यहां लिख के 2 यहां लिख दे तो वो तेरे हिसाब से इंच हो गया, समझ गया। आगे देखो, तो गज ए सिकंदरी किस शासक के द्वारा लागू की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा। कितने इंच हुआ करते थे इसमें? 30 इंच की। और वर्तमान में फुट में कितना है? 12। आगे देखो, कुल रुखी, कौन? कुल रुखी शीर्षक के नाम से कविताएं लिखता था ये। गुलरुखी शीर्षक के नाम से किस शासक के द्वारा कविताओं की रचना की गई? सिकंदर लोदी। देखो, इनको आप क्वेश्चन मानो और ऊपर वाले को आंसर मानो, जो मेन पॉइंट है आपका। इसके अलावा इसी के समय और भी कई घटनाएं हुई, जैसे मैं एक घटना और लेता हूं कि भाई इसका जो मकबरा बना मृत्यु के समय, वो बना दिल्ली में। 1517 में क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु के बाद में इसका मकबरा बनाया गया दिल्ली में। देखो, दिल्ली में कभी जाना आप पुरानी दिल्ली वाले क्षेत्र में, वहां पे जगह जगह आपको मकबरे मिलेंगे, समाधियां मिलेगी, कब्रें मिलेगी, और उन कब्रों के आसपास का माहौल देखना कैसा है। देखो, ये यहां कब्र है, इसके चारों ओर बिल्डिंग्स बन गई। क्या बन गई? बिल्डिंग्स। अब ये बिल्डिंग वाले कचरा फेंकते कहाँ हैं? दिल्ली में कचरा कहाँ फेंकते हैं दिल्ली वाले? खाली प्लॉट में। क्योंकि मैं भी किशनगंज में रहा था, मैं खाली प्लॉट देखता था 12 बजे बाद में, वहीं फेंक के आता था, क्योंकि कैमरे लगे हैं दिल्ली में जगह जगह। अब ऐसे बिल्डिंग है, इसके बीच में क्या है? ये मकबरा। चाहे आप रजिया सुल्तान का देखो, चाहे उसके पिता का देखो, और भी कई मकबरे हैं, सारे मकबरों की यही हालत है। जबकि ये सारे के सारे क्या है? हिस्टोरिकल पैलेस है। क्या है? जिस प्रकार से ताजमहल में जाते हैं, तो ताजमहल भी एक महल नहीं है, मकबरा ही है, लेकिन वो प्रसिद्ध हो गया, ये प्रसिद्ध नहीं हुई। और ऐसा ही कुछ हाल यहां पे इनका है। वैसे ही पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान में भारतीय लोगों की जो पुरानी इमारतें थी, वो आज खंडर है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना हेरिटेज तो मानती नहीं, वो अपने पर्सनली रूप से मानती है कि भैया हमारी चीज नहीं है, खराब होने दो। तो अधिकतर जो मकबरे हैं वो कहां पे हैं? दिल्ली। और दिल्ली के बाद में अगर दूसरा नाम आता है तो वो आता है उत्तर प्रदेश। कहां पे आता है? उत्तर प्रदेश में। अब जैसे इसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद में सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी वो बना इब्राहिम लोदी। कौन बना? इब्राहिम लोदी। लेकिन देखो, 14 फरवरी क्या आती है? यह तो याद रह लो, लेकिन यह थोड़ा ना याद रह लो कि दिन कुण को जन्म थो? बाबर को। इसका जन्म हुआ था बाबर का। 1483 में इसका जन्म हुआ और यह शासक बना। अब 83 के बाद में आप देखो कि 1517 में ये खत्म हुआ। 20 के आसपास ये सिंध के क्षेत्रों पे आके अटैक करना शुरू कर देता है। और 20 के आसपास शासक कौन है?
इब्राहिम लोदी। अब ये सिंध तक आया, लेकिन इसी के एक चाचा और भतीजा और था। अभी थोड़े दिन पहले मुद्दा भी चला था यूपी में किसी सांसद को लेकर। सांसद ने कहा था कि भाई बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। उसका कहना भी ठीक है, वो बाबरनामा में लिखा है, हम जो पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी वाले ये कहते हैं कि साहब सांगा ने नहीं बुलाया था, बुलाया किसने था? इब्राहिम लोदी के चाचा और भतीजे ने बुलाया था। किसने बुलाया था? चाचा और भतीजे ने, जिसमें इसका चाचा दौलत खान लोदी और इधर आसफ खान लोदी। और ये दोनों ही कहां के सूबेदार बनाए थे इसने? गुजरात। कहां के थे? गुजरात के सूबेदार। अब यहां से इब्राहिम लोदी का शासनकाल शुरू हो जाता है। इसका शासनकाल रहा 1517 ईस्वी से शुरू हुआ और 1526 में बाबर आदम का, तो 1526 में इसका मृत्यु हो जाती है। 1517 से लेकर 26 तक क्या किया इसने? शासन किया। देखो जब ये शासक बना उस समय सिंध पे आक्रमण हुआ, सिंध तक आ चुका था बाबर, जो कि परगना अफगानिस्तान का शासक था। कहा था? तो मेरा एक क्वेश्चन और है कि अफगानिस्तान भारत से कब अलग हुआ? हम कहते ना ये बाहर से आया। अरे भैया बाहर से कहां आया? अफगानिस्तान तो इंडिया में था जब ये आया, तो विदेशी कहां हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। इंडिया का हिस्सा था। यूनान तक बॉर्डर लगती थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो ये सारे लोग अपने इंडिया में ही आते थे। तो बाद में धीरे 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 अलग हुए। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अफगानिस्तान कब भारत से अलग हुआ है? 19वीं सदी में। 19वीं सदी चली रही थी, मान लिया, ठीक है। सन कौन सी थी? 1837 के आसपास। जबकि म्यांमार जो है वो अपने से 1935 में अलग हुआ है, और पाकिस्तान जो अलग हुआ था वो 1947 में हुआ था। तो सब धीरे 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 वक्त के साथ क्या हो गए? अलग होते गए हैं। तो इधर कौन? अफगानिस्तान। और इधर देखो इसी के समय मेवाड़ में शासक है इब्राहिम लोदी का पिता पुत्र पारिवारिक रिश्ते। अब यहां मेवाड़ में कौन बैठा है इस समय? राणा सांगा। कौन बैठा है? मेवाड़ में पढ़ाया था तुम्हें राजस्थान में। एक हाथ एक पैर आधा शरीर काम नहीं करता था, लेकिन जब तलवार लेके खड़ा होता था तब युद्ध जीत के भी आता था। बचपन में सबसे पहला गांव इन्हीं के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था, आंख फोड़कर अजमेर में। आई बात समझे? तो भाई इस समय शासक कौन है? ये मालवा पे नियंत्रण चाहता है। क्या चाहता है? मालवा पे कब्जा करना चाहता है। इधर इब्राहिम लोदी भी मालवा पे नियंत्रण चाहता है। भाई ये भी इसको कब्जा करना चाहता है और ये भी कब्जा करना चाहता है, तो दोनों कब्जे करने के चक्कर में लड़ते हैं एक युद्ध 1517 ईस्वी में। 1517 में एक युद्ध लड़ते हैं, खातौली का युद्ध। खातौली का
खातोली पड़ती है बूंदी में। और इस युद्ध में सांगा की क्या हुई? विजय। सांगा क्या हो गया इसमें? अब पहले के टाइम क्या था कि कोई ने अगर युद्ध हरा दिया तो या तो युद्ध में मर जाए तो ठीक है, अगर जिंदा रह गया तो फिर बदले की भावना रहती थी। ऐसा ही कुछ इब्राहिम लोदी का था। तो खातोली युद्ध का बदला लेने के लिए, इब्राहिम लोदी मियां माकन, ध्यान रखना, मियां माकन के नेतृत्व में सेना भेजता है। क्या भेजी? सेना। अब की बार मियां माकन सेना लेके आता है 1518 ईस्वी में, और युद्ध लड़ा जाता है बांडी या धौलपुर का युद्ध। बांडी का युद्ध इसलिए बोलते हैं कि बांडी नदी के किनारे लड़ा गया, और धौलपुर का युद्ध इसलिए बोलते हैं कि धौलपुर में लड़ा गया। तो बांडी या धौलपुर का युद्ध। और इसमें भी सांगा विजयी रहा। अब भाई परेशान होके लास्ट में 1518 ईस्वी में ही इब्राहिम लोदी खुद सेना लेके आता है, और अब की बार युद्ध लड़ा जाता है गागरोन का युद्ध। कौन सा? गागरोन का युद्ध। और गागरोन पड़ता है झालावाड़ में। कहां पड़ता है? और अब की बार आयो तो इस युद्ध में भी सांगा की विजय हुई। मतलब 3 युद्ध लड़े इब्राहिम लोदी ने सांगा के साथ में, और तीनों में सांगा विजयी रहा। अब बार बार हार रहा है ये। तो इधर मैंने आपको नाम बताए अभी इसके रिश्तेदार, दौलत खां लोधी और आसफ खां लोधी। ये देखते हैं कि भाई इब्राहिम लोदी कमजोर हो चुका है सांगा के मुकाबले, और ये दोनों दिल्ली सल्तनत पर कब्जा भी करना चाहते थे, मतलब स्वयं राजपाट लेना चाहते थे अपने हाथ में। तो ये क्या करते हैं, जब सिंध के आसपास कौन आ जाता है, परगना अफगानिस्तान का शासक बाबर, तो ये एक लव लेटर लिखते हैं किसको? बाबर। और कहते हैं कि देख बाबर, तेरा काम हो लूटना, हमारा भी एक छोटा सा काम कर, हिंदुस्तान पे अटैक कर, दिल्ली पे अटैक कर, और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हटा दे। तू कहेगा ना वो जो सब कुछ दे देंगे तेरे को, तू कहेगा ना जो सब कुछ दे देंगे कि ठीक है भाई मैं आक्रमण करूंगा। अब भाई आक्रमण करता है ये बाबर 1526 ईस्वी में, और युद्ध लड़ा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। और युद्ध होता है हरियाणा, पानीपत का प्रथम युद्ध। और हरियाणा में यह युद्ध लड़ा जाता है जिसमें एक तरफ बाबर और एक तरफ इब्राहिम लोदी बैठा है, और इसके चाचा और भतीजे बाबर के साथ ही खड़े हैं। आसफ खां लोदी और दौलत खां लोदी दोनों बाबर के साथ में खड़े हैं। और बाबर जब दिल्ली की तरफ जाने लगता है तो हरियाणा में आकर ये सेना लेकर खड़ा हो जाता है पानीपत के मैदान में, और यहाँ पे भयंकर युद्ध होता है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में पहली बार पटाखे फोड़ने का जो काम किया था वो बाबर ने किया था। मतलब कि पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? बाबर। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई? अब बाबर की विजय हो गई तो कुछ इतिहासकार कहते हैं, जिसको मुद्दा लेकर अभी यूपी में भी बना था कि सांगा ने बुलाया था। तो देखो इसके कई अलग अलग बातें हैं, जिसमें मैं एक बात तो लेता हूं राणा सांगा की, और एक बात लेता हूं अपने हसन खां मेवाती की।
जो असनखा मेवाती था, असनखा मेवाती, सांगा के समय असनखा मेवाती था, मेवात प्रदेश का। देखो, कहते हैं कि जब बाबर हिंदुस्तान पे अटैक कर रहा था तब बाबर सांगा को भी पत्र लिखा था कि जब मैं दिल्ली पे अटैक करूं तो तू कहां पे, आगरा पे अटैक करना, और अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। अब इधर से 1526 में इसने अकेले आक्रमण किया और ये युद्ध जीता, और जीतने के बाद में 1526 में ही कहा चला गया, आगरा। कहां चला गया, और आगरा पे भी इसने अपना अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से भारत में 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसकी, मुगल साम्राज्य की। अब बात करूं कि भाई दूसरा पत्र, दूसरी बात क्या थी, तो देखो, मेवात का असनखा मेवाती बताया जाता है जब खानवा का युद्ध हो रहा था, मतलब आगरा पे अटैक नहीं किया सांगा ने, नहीं किया। अब नहीं किया तो वापिस जब बाबर की सेना आगरा से लौट के आ रही थी तो भरतपुर में एक स्थान पड़ता है बयाना, बयाना दुर्ग पे अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया, और वो दुर्ग या अधिकार क्षेत्र आता था सांगा के पास में। तो सांगा को पता लगा, सांगा गया, अटैक किया बयाना के युद्ध में और वापस अपने अधिकार में ले लिया। अब इस युद्ध का बदला लेने के लिए 1 महीने बाद ही कहते हैं खानवा का युद्ध लड़ा गया। अब खानवा के युद्ध में भाई अब बाबर सेना लेके आया तो वो धीरे धीरे कम हो गई थी, तो इसे मदद चाहिए थी। तो मदद के लिए मेवात का शासक था असनखा मेवाती, उसको भी पत्र लिखता है और उसे क्या कहता है, और समझना, उसमें कहता है कि भाई कि असनखा मेवाती, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, तू भी इस्लाम को मानने वाला मैं भी इस्लाम को मानने वाला, लेकिन तू गैर धर्म के शासक सांगा का साथ क्यों दे रहा है। तो एक बड़ा अच्छा जवाब दिया असनखा मेवाती। क्या कहता है, कुछ लोग कहते हैं ना पूरे मुसलमान ऐसे नहीं है, पढ़ना है एक बार इतिहास, और बाद में भी बताऊंगा जब आप भारत विभाजन के बारे में भी पढ़ोगे। तो भाई कहा जाता है कि असनखा मेवाती भी कहता है कि देख बात ऐसी है, तू भी मुसलमान माना मैं भी मुसलमान, तू भी इस्लाम को मानने वाला और मैं भी इस्लाम को मानने वाला, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वाला मुसलमान, इसलिए मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। और फिर बाद में 12,000 की सेना ले जाकर सांगा का साथ दिया था भरतपुर में खानवा के युद्ध में। आई समझ। और बात करूं भारत विभाजन के समय मेवातियों की, तो भारत विभाजन के समय कहा गया कि भाई जितने भी मुसलमान है वो सारे कहां चले जाओ, पाकिस्तान। ठीक है, अब मेवात वाले नहीं गए, गांधी जी गए, उस समय गांधी जी थे, गांधी जी गए, गांधी जी ने कहा कि भैया तुम्हें जो अलग से चाहिए था दे दिया ना, अब जाओ। तो उन मेवातियों ने कहा था कि हमारी मातृभूमि ये है, यहां हमने जन्म लिया है और हमें यहां से जाना होगा ना तो मरने के बाद ही जाएंगे, जीते जी तो नहीं जाएंगे। इसलिए आज भी मेवात में मुसलमान बसे। ये है हिंदुस्तान का मुसलमान, बाकी तो टेम्परेरी है, कचरा। बुरा मत मानना, जो रियल है उसकी बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से बांडी के युद्ध में 3 युद्धों में हारा, और 3 युद्धों में हारने के बाद में किसमें हार गया, पानीपत में। पानीपत से सत्ता गई तो अब भाई सत्ता किसके पास आनी चाहिए थी, दौलत खा लोधी, रासब खा लोधी। बाबर सोचा कि साले ये रिश्तेदार जब इब्राहिम लोधी के ही नहीं हुए, जो तो उसके खास सगे हैं, तो मेरे कहां से होंगे, मारो सालो। क्या करो कि मारो, ऐसे रिश्तेदार भी नहीं चाहिए जो अपने ही रिश्तेदारों के नो, तो अपने तो कहां से होंगे, मारो। इनको भी मार दिया और गुजरात भी कब्जे में ले लिया, इनको भी मार दिया और गुजरात भी कब्जे में ले लिया। तो लोधी वंश क्या हो गया, और एक नया वंश चला कितने सालों तक, 600 सालों तक। कितने सालों तक, आए लूटने थे, आए लूटने थे, लेकिन यहां के लोगों के ऊपर मन आ गया
और यहीं बस गए और आज भी बसे हुए हैं। पूछा था अभी सुबह क्यों कि सर हम तो बाबर वाले हैं। मैं क्या मत देना ऐसे बोला अगर हिंदुस्तान वाले हैं। अभी बीए के अंदर चला था कोई मैटर बौद्ध धर्म के बीच में कि सर हम पहले आए थे कि बौद्ध पहले आया था। मैं ये भैया तुम आए थे 711 के आसपास और मुगल के हिसाब से देखोगे ना तो 1526 में आए थे और बौद्ध ईसा पूर्व के पहले का। तब जाके हाँ ठीक है। तो ध्यान रहेगा इस युद्ध के बाद पानीपत के युद्ध में इसको बंदी बना लेता है और इसको फिनिश और फिनिश करके किस वंश की स्थापना की आगरा और दिल्ली में। आगरा में दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना। तो कल से क्या पढ़ेंगे जयपुर वालों के फूफा जी